हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार प्रधान और आप सभी के सामने लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित विषय, जो कि 2025 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ते जाइएगा। नहीं तो पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ते जाइएगा। तो देखिएगा, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों वेदों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, चारों वेदों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं? यानी आपसे पूछा गया है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद वेदों का कौन सा भाग है? अंतिम भाग है, तथा इसमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, धार्मिकेतर साहित्य से आप क्या समझते हैं? यानी जो धार्मिकेतर साहित्य होता है उससे आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको ये प्रश्न पूछा गया है। पिछले साल ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, धार्मिकेतर साहित्य में धर्मशास्त्र या वे संहिताएं आती है जो विभिन्न सामाजिक समुदायों के कर्तव्यों का विधान करती है। यह चोरी, हत्या तथा व्यभिचार के लिए दंड निर्धारित करती है। धार्मिकेतर साहित्य का पहला ग्रंथ मनुस्मृति है। धार्मिकेतर साहित्य का पहला ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ है आपके मनुस्मृति। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, जातक से क्या तात्पर्य है? यानी आपसे पूछा गया है कि आखिरकार जातक क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह है। जातक क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा जा रहा है, प्रशस्ति किसे कहते हैं? यानी जो प्रशस्ति होती है वो किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की है उसे प्रशस्ति कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपको गूगल पर जाना है। तो यहाँ पे गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको इस प्रकार से लिखना है, मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे यहाँ पे सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी नोट्स, और उसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के इतिहास के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से कक्षा 12 इतिहास के पहले पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी पाठों के नोट्स पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, सबसे पहला शिलालेख किसने लिखवाया? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे पहला शिलालेख
किसने लिखाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है सबसे पहला शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखाया था। कौन सी लिपि में लिखाया था? ब्राह्मी लिपि में लिखाया था। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिएगा साथियों, आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके और कक्षाओं के जैसे भी नोट्स आएंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नहीं तो आपकी परीक्षा हो जाएगी और आपको समय पर नोट्स ही नहीं मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। यानी जो अतीत के भौतिक अवशेष है उनका जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, भारत में आने वाले चीनी यात्रियों के नाम बताइए। यानी जो भारत में चीनी यात्री आए थे उनके आपको नाम बताने हैं। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत में आने वाले चीनी यात्री जिसमें एक पहियान है और दूसरा आपके हुएनसांग है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राजवंश ने सोने के सिक्कों को जारी किया था? यानी जो भारत में पहला ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत में सबसे पहले कुषाण राजवंश ने, कौन से राजवंश ने? कुषाण राजवंश ने सोने के सिक्कों को जारी किया था। आई बात आपको समझ में? तो आपके पहले पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और इनमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्नों को देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 के नोट्स पढ़ चुके हैं। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ साथ में इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा। तो देखिएगा, पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक विविधताओं के आधार पर मुख्यतः कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप को भौगोलिक विविधताओं के आधार पर मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके पहला हिमालय क्षेत्र और दूसरा है उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कावेरी डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो कावेरी डेल्टा है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी डेल्टा चावल की फसल के लिए प्रसिद्ध है। किसकी फसल के लिए प्रसिद्ध है? चावल की फसल के लिए। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में कौन से क्षेत्र शामिल है? यानी आपसे पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत में कौन से क्षेत्र शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र शामिल है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम है? यानी जो कपास की खेती होती है उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम है। कौन सी मिट्टी उत्तम है? काली मिट्टी उत्तम है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला आपके प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग में मानव के कौन से 2 मुख्य व्यवसाय थे? यानी प्राचीन पाषाण युग में मानव के कौन से 2 मुख्य व्यवसाय थे, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राचीन पाषाण युग में मानव के शिकार और संग्रहण 2 मुख्य व्यवसाय थे। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके
किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपको गूगल की तरफ जाना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM, यानी आपको इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, और उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी नोट्स, और उसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं। तो दूसरे पार्ट के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के दूसरे पार्ट के नोट्स इस प्रकार से खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर जाकर आप नोट्स देख सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, पुरा पाषाण युग के मुख्य औजार कौन से थे? यानी जो पुरा पाषाण युग था उसके मुख्य औजार कौन से थे, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पुरा पाषाण युग के मुख्य औजार हत्था कुल्हाड़ी तथा विदारक थे। एक तो हत्था कुल्हाड़ी और दूसरा आपके कौन सा था? विदारक था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, नव पाषाण युग की विशेषताएं लिखिए। यानी आपसे पूछा गया है कि नव पाषाण युग की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है नव पाषाण युग की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है कृषि संबंधित गतिविधियों का आरंभ। यानी नव पाषाण युग में कृषि संबंधित गतिविधियों का आरंभ हो चुका था। और दूसरी विशेषता है घरों में पशुपालन, यानी नव पाषाण युग में घरों में पशुपालन करना स्टार्ट हो चुका था। चलेगा, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र किस काल की विशिष्ट कला थी? यानी चट्टानों पर जो आपके चित्रकारी या फिर जो भित्ति चित्र थे वो किस काल की विशिष्ट कला थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है चट्टानों पर चित्रकारी अथवा भित्ति चित्र मध्य पाषाण काल की विशिष्ट कला थी। कौन से काल की थी? मध्य पाषाण काल की। आई बात आपको समझ में? चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके नंबर प्रश्न है, नियोलिथिक युग का क्या अर्थ है? यानी आपसे पूछा गया है कि नियोलिथिक युग का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नियोलिथिक युग का अर्थ मानव सभ्यता का नव पाषाण युग है। क्या अर्थ है? मानव सभ्यता का नव पाषाण युग है। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, नियोलिथिक शब्द का निर्माण किसने किया था? यानी जो ये आपके नियोलिथिक शब्द है इसका निर्माण किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबोक ने किया था। किसने किया था? जॉन लुबोक ने किया था। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे प्रश्न के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इन प्रश्नों में आपके सभी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और साथियों, अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इतिहास के दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो आपके हड़प्पा शहर है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा रावी नदी के
किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा की खोज D.R. साहनी ने तथा मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, विशाल स्नानागार की खोज कहां पर हुई है? यानी जो आपके विशाल स्नानागार है उसकी खोज कहां पर हुई है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विशाल स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो पर हुई है। कहां पर हुई है? मोहनजोदड़ो में हुई है। ये आपके मोहनजोदड़ो क्या है? एक सभ्यता का नाम है और ये आपके क्या है? एक स्थान है। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, लोथल क्या है? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोथल क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है लोथल हड़प्पा के लोगों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे आगे वाले पाठों को हम जैसे ही यहाँ पे हमारे कोचिंग के बिल्कुल फ्री में नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो स्थान से मिली है। कौन से स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो स्थान से मिली है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यह आपके अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जिसमें कहा जा रहा है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति कहां से मिली है? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दाढ़ी वाले पुरुष की जो आपके पत्थर की मूर्ति है वो कहां से मिली है। तो इस प्रश्न का उत्तर है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। तो चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल में कहां पे गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद नीचे जो आपके यहाँ पे सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो आपके क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे देखिएगा इतिहास के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं तो तीसरे पार्ट के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 3 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था? तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत राजस्थान में खेतड़ी स्थान था। कौन सा स्थान था? राजस्थान में खेतड़ी स्थान था। चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों का समाज किस प्रकृति का था? तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा के लोगों का समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। कौन सी प्रकृति का था? मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले 9वें प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, हड़प्पा लिपि
कैसे लिखी जाती है, यानी जो आपकी हड़प्पा लिपि है वो कैसे लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और हड़प्पा लिपि में टोटल आपके अक्षर कितने हैं, 400 अक्षर है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थान था जहां पर इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए थे, इसलिए आपके सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कहते हैं। आई बात आपको सामने। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके तीसरे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 4 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेगा जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वेद शब्द का अर्थ लिखिए। यानी आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है वेद शब्द का अर्थ पवित्र ज्ञान है। वेद शब्द का क्या अर्थ है, पवित्र ज्ञान है। चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंत्रों का संकलन है। यानी जो आपके ऋग्वेद है उसमें कितने मंत्रों का संकलन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऋग्वेद में 1028 मंत्रों का संकलन है जिसे 10 मंडलों में बांटा गया है। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है वेद मंत्रों के लेखक कौन है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वेद मंत्रों के लेखक आर्य है। वेद मंत्रों के लेखक कौन है, आर्य है। चलेगा बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है प्राचीन आर्य लोग किस क्षेत्र में रहते थे। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो आपके प्राचीन आर्य लोग थे वो किस क्षेत्र में रहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। कौन से क्षेत्र में रहते थे, सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। चलेगा बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारे कोचिंग के द्वारा यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचेगा ताकि वो भी फ्री में इन नोट्स को पढ़कर छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो चलेगा बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है वर्णश्रम धर्म की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है वर्णश्रम धर्म में 4 आश्रम होते थे जिसमें पहला जो आश्रम है वो आपके ब्रह्मचर्य है, दूसरा आपके गृहस्थ आश्रम है, तीसरा आपके वानप्रस्थ है और चौथा आपके संन्यास आश्रम है। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके यहाँ पे छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की मुख्य विशेषता यह है कि उनके हाथ में वज्र होता है। उनके हाथ में क्या होता है, वज्र होता है और इन्हें मौसम के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा मोस्ट एग्जाम। इस मोस्ट एग्जाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो ध्यान से देखिएगा साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास के सभी नोट्स है और इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चौथे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 12 इतिहास के पाठ 4 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है यज्ञ आयोजित कराने का क्या उद्देश्य था। यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि यज्ञ आयोजित कराने का क्या उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का उत्तर है यज्ञ आयोजित कराने का उद्देश्य लोगों के ऊपर मुखियाओं द्वारा अपना प्राधिकार स्थापित करना और राजनीति में प्रादेशिक वर्चस्व पुनः स्थापित करना था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है राजन का मुख्य काम क्या था। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजन का मुख्य काम क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजन का मुख्य काम जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई का नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई का नाम जन था। प्रमुख सामाजिक इकाई का क्या नाम था? जन था। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था। यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रारंभिक वैदिक समाज पिता प्रधान समाज था। कैसा समाज था? पिता प्रधान समाज था। तो देखिएगा साथियों, आपके चौथे पार्ट में इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 5 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चारों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाजनपदों की संख्या कितनी है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है महाजनपदों की संख्या 16 है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम विराटनगर है। राजधानी का क्या नाम है? विराटनगर है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मगध की राजधानी लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है मगध की राजधानी गिरवज्र या राजगीर थी। राजधानी का नाम क्या था? उसका नाम गिरवज्र है या फिर उसका नाम राजगीर भी आप कह सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है इंडिका का लेखक कौन है। ये आपके इंडिका एक बुक है, इसके लेखक का क्या नाम है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है इंडिका का लेखक मेगास्थनीक है। इंडिका के लेखक का क्या नाम है? मेगास्थनीक है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में कहा जा रहा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक करता हूं और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM।
इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इस क्लिक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। अब इस पेज में आप देखोगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी देखें, यहाँ पे आपको सभी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 5वें पार्ट के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 5 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रसार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपके आगे वाले विषय का हम जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिएगा 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहली है करुणा, दान दक्षिणा, सच्चाई, पवित्रता और अच्छा व्यवहार करना है। और दूसरी विशेषता है लोगों से हिंसा पर नियंत्रण, अत्याचार, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने का अनुरोध किया गया है। ये आपके अशोक की धम्म नीति की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। आई बात आपको समझ में? तो आपके इस 5वें पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 6 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है शक किस क्षेत्र के निवासी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है शक मध्य एशिया क्षेत्र के निवासी थे। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है संघ संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ किया गया था। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है संघ संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है चरक कौन थे, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चरक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है चरक आयुर्वेद के जनक थे और इनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न में कहा जा रहा है हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, यानी जो आपके हाथी गुफा अभिलेख है
वो कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाथीगुबा अभिलेख उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है 7 महान शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 7 महान शासकों में सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन सभी नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको छठे पाठ के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पाठ 6 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखिए। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है सातवाहन वंश की राजधानी का नाम महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान या पैथन थी। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक संक तथा कुषाण थे। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है स्तूप से आप क्या समझते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्तूप एक अर्धवृत्ताकार गुंबद होता है जिसमें एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता है जहां एक छोटी संदूकसी में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। प्रसिद्ध शासक कौन सा? कनिष्क था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा जिससे हम आगे के चैप्टर के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 7 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था? यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कुषाण वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त प्रथम था। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है मैत्रक कौन थे? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है मैत्रक गुप्त वंश के सहायक मुखिया थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मैत्रक वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है हर्ष चरित्र का रचयिता बाणभट्ट था। हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है पल्लवों की राजधानी काशी थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? काशी थी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में इधर जो आपके क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे इतिहास के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 7वें पाठ के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पाठ 7 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है किस ग्रंथ में सती प्रथा का प्रथम सबूत मिलता है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथ में सती प्रथा का प्रथम सबूत मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश के ईरान ग्रंथ में सती प्रथा का प्रथम सबूत मिलता है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दिनार के नाम से जानी जाती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है कला तथा साहित्य के क्षेत्र में किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है गुप्तकालीन साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुप्तकालीन साहित्य की भाषा संस्कृत थी। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारे कोचिंग के पूरे नोट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इतना करते हुए आपका बनता है कि अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम और सब्जेक्ट के यहाँ पे जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो चलेगा, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है आर्यभट्ट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आर्यभट्ट खगोलविद तथा गणितज्ञ थे। आई बात आपको समझ में? तो आपके 7वें पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पाठ 8 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है
त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली 3 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली 3 प्रमुख शक्तियों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला प्रतिहार है, दूसरा आपके पाल है और तीसरा आपके राष्ट्रकूट है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है पूरी भारत में 8वीं शताब्दी में किसने पाल वंश की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है पूरी भारत में 8वीं शताब्दी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है किस चोल शासक ने गंगई कांड की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजेंद्र प्रथम चोल शासक ने गंगई कांड की उपाधि धारण की थी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव धर्मपाल ने रखी थी। नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने रखी थी। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में इधर जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पार्टों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 8वें पार्ट के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 8 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है दक्षिण भारत में किस वंश को सिंहासन से हटाने के बाद चोल शासक सत्ता में आए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भारत में पल्लव वंश को सिंहासन से हटाने के बाद चोल शासक सत्ता में आए थे। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम नागर था। शैली का क्या नाम था? नागर था। चलेगा, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली विकसित हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित हुई थी। कौन सी शैली विकसित हुई थी? द्रविड़ शैली विकसित हुई थी। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे वाले सब्जेक्ट के जैसे नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो देखिएगा, अगला हमारा 9वां प्रश्न है अंगकोर वाट में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है अंगकोर वाट में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 8वें पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से अभी का भी याद कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।